हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कास्ट सेंसस के बारे में, जिसे रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया है कि अगला जो सेंसस होगा वो नॉर्मल सेंसस ना होकर एक कास्ट सेंसस होगा, जिसमें जाति की भी जो जनगणना है जाति आधारित वो की जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। तो कास्ट सेंसस होता क्या है? तो ये एक प्रोसेस है डेटा कलेक्ट करने का। किस पे? कास्ट आइडेंटिटीज पे बेस्ड। तो जातिगत आधारित है ये। तो इसमें आपको तरह तरह की कास्ट देखने को मिलेंगी या कास्ट ग्रुप देखने को मिलेंगे। तो एससी और एसटी के लिए तो ये पहले से होता आ रहा है, जितने भी सेंसस हुए हैं सब में एससी एसटी का डेटा रहता है। पर मेन चीज़ है अब की बार अदर बैकवर्ड क्लासेस का भी इसमें इंट्रोड्यूस होना। तो जितने भी ओबीसीज हैं वो भी यहाँ पर अब काउंट किए जाएंगे, जिससे हम उनके डेमोग्राफिक, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में पता लगा पाएँ। तो जब हमें ये सब चीज़ें पता लगा पाएंगी तभी हम आगे अपनी जो योजनाएं हैं उन्हें बना पाएंगे। तो यही मोटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन के बारे में बात की है। अब हम बात करेंगे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो इसकी हिस्ट्री क्या रही है अब से या पुराने टाइम से लेके अब तक, वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए पहला आता है आपका कॉलोनियल एरा, जो कि बहुत समझ में आने वाली बात है क्योंकि पहले हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स रहे हैं। तो 1871 में पहला जो ब्रिटिश सेंसस था उसमें इंक्लूड किया गया था कास्ट को। फिर 1901 में एक हर्बर्ट रिजली नाम के इंसान ने जो कास्ट को लिंक किया था रेस और वर्ण से। इसलिए ब्रिटिश का कंट्रोल हमारे देश में इतना ज़्यादा फैल गया क्योंकि वो हमें बांट कर हमारे ऊपर राजनीति करते चले गए, रूल करते चले गए। तो इस वजह से यहाँ पर कास्ट डिविजन्स काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो जो कहा जाता है कि पहले से हमारे यहाँ पर कास्ट डिविजन्स थे वो बात गलत है। ये सब ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही हुआ था। उसके बाद आप पोस्ट इंडिपेंडेंस बात करते हैं, आज़ादी के बाद की। 1951 से लेके 2011 तक जो कास्ट सेंसस हुआ ही नहीं था। तो यहाँ पर जितने भी सेंसस हुए थे उसमें कोई भी डिटेल्ड कास्ट डेटा नहीं था, बस एससी एसटी का डेटा यहाँ पर रहता था। ओबीसी को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता था। और ये सब किस लिए किया गया? जिससे कास्ट न्यूट्रल गवर्नेंस को बनाया जा सके। ऐसी राजनीति ना हो जिसमें हम कास्ट के ऊपर ही बटे जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कास्ट न्यूट्रल गवर्नेंस को मद्देनज़र रखते हुए हमने कास्ट के ऊपर कोई डिटेल डेटा कलेक्ट कभी नहीं किया। उसके बाद आता है आपका मंडल कमीशन। मंडल कमीशन जो था 1979 में ये फॉर्म हुआ था। इसमें जो कास्ट डेटा यूज़ किया था वो 1931 का था और रिकमेंडेशन थी इसकी 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लेके। तो इसको इम्प्लीमेंट किया हमने 1990 में, जिसकी वजह से कास्ट डेटा फिर से स्पॉटलाइट में आ गया पॉलिसी बनाने के लिए। आते हैं अब आगे। ये है आपका सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, SECC, और ये कब का है? 2011 का। तो ये एक सेपरेट सेंसस किया था सरकार ने, मेन सेंसस से अलग हटके। यहाँ पर कास्ट, इनकम, हाउसिंग डेटा, इन सभी के बारे में डेटा हमने कलेक्ट किया था। पर यहाँ पर बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज या त्रुटियाँ देखी गई, बहुत सारे फ्लॉज थे कास्ट एन्यूमरेशन में, जिससे बहुत ज़्यादा डिबेट हो गया एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी को लेके। क्योंकि जब चीज़ें एक्यूरेट नहीं होंगी, उनमें कोई पारदर्शिता नहीं रहेगी, डेटा ही रिलीज़ नहीं होगा एक तरीके से, तो फिर उसको कराने का कोई फ़ायदा नहीं है और जो कॉस्ट होगी इसकी वो बेकार चली जाएगी। तो ये एक तरीके से वेस्ट चला गया। फिर है आपका करंट सिनेरियो। तो आज के टाइम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आया है कास्ट सेंसस को लेके, वो इसलिए आया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई डिमांड है पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट्स की कास्ट सेंसस को कराने के लिए। क्योंकि वो भी चाहते हैं कि गवर्नेंस करना है तो अच्छे से करें, अपडेटेड हमारा रिजर्वेशन हो, वेलफेयर पॉलिसीज़ हों, जो भी समाज के लिए कल्याणकारी कार्य करने हैं वो तभी तो कर पाएंगे जब हमारे पास डेटा होगा कि हमें किसको कितना फ़ायदा पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना है आने वाले टाइम में। तो इसलिए बिहार ने 2022 में, बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने अपना कास्ट सेंसस या कास्ट सर्वे खुद कराया था, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा डिबेट आज तक भी चलता है। वो हम आगे देखेंगे क्यों है। उसके बाद फिर से यहाँ पर डिबेट शुरू हो गया कास्ट सेंसस को लेके
कि हमें कितना ज़्यादा एक नीड है या ज़रूरत है कास्ट सेंसस को लेके जो रिलायबल भी हो, ना कि सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस की तरह अनरिलायबल हो। तो ये जो स्टेट लेड सर्वे हुआ बिहार का, इससे एक उदाहरण या प्रेसिडेंट या एग्जाम्पल भी सेट हुआ कि ऐसी भी चीज़ें हमें भविष्य में देखने को मिल सकती हैं। शायद यही रीज़न है कि करंट गवर्नमेंट ने इसको लेके अप्रूवल दे दिया है कि हम एक कास्ट सेंसस कंडक्ट कराने वाले हैं। फिर आता है कि ये इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों है, ऐसे क्या एस्पेक्ट है हमारे पास इसके कंट्रोवर्सी को लेके। तो पहला है कि रिवाइवल हो जाता है कास्ट आइडेंटिटीज़ का। देखिए, हम एकजुट होके चलना चाहते हैं क्योंकि देश की भलाई इसी में है कि सब एकजुट होके चलें, पर अगर हम कास्ट में बंट जाएंगे तो फिर हमारे सोसाइटी में डिविजन्स क्रिएट हो जाएंगे और एक परमानेंट आइडेंटिटी बन जाती है कास्ट। तो इसका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये नहीं होना चाहिए एक हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए या एक हेल्दी नेशन के लिए। फिर आता है पॉलिटिकल पोलराइजेशन। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ग्रुप्स हैं, वो सब अपना फ़ायदा देखते हैं, पहले देश का बाद में सोचा जाता है उनसे। तो इस वजह से वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए इन सब कास्ट डेटा को यूज़ कर सकते हैं और आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिलेगा। जैसे कि बहुत सारे प्रदेशों में हम ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि कहीं पर एक कास्ट के लोग ज़्यादा हैं तो उन्हीं को खुश करने के लिए सारी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उस स्टेट गवर्नमेंट से, बाकी के को निगलेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आता है डिस्प्यूट ओवर डेटा एक्यूरेसी। तो जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था 2011 वाला, उसमें बहुत सारे डेटा इनकन्सिस्टेंसी थे। 40 लाख से ज़्यादा कास्ट एंट्रीज थी क्योंकि इतने ज़्यादा एरर्स थे। यही रीज़न है आज तक उसका डेटा रिलीज़ भी नहीं किया गया है। तो अब ये कितना रिलायबल है या नहीं है, इसको लेके भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं। उसके बाद आता है अनइवन सपोर्ट। अब देखिए, कोई तो कह रहा है कि हमें सेंसस कराना है, कोई पार्टी कह रही नहीं मत कराओ, कोई स्टेट कह रहा कराओ। तो और क्योंकि लोग क्या है ना, डरते हैं कि पॉलिटिकल फॉल आउट ना हो जाए। मान लीजिए किसी राज्य में कोई एक वर्ग बहुत ऊपर उठ चुका है, पर सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को देखते हुए आज भी वहाँ पर सरकारें उन्हीं उसी वर्ग के लोगों को फ़ायदा पहुँचाने में लगी हुई हैं। पर कल जब कास्ट सेंसस आएगा, ऐसा करना क्या सही रहेगा? नहीं होगा, एथिकली तो नहीं होगा। पर वो गवर्नमेंट जब एथिकली ऐसे नहीं कर पाएगी तो उसे वो सपोर्ट वहाँ पर मिलनी बंद हो जाएगी और इससे क्या हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन में वहाँ पर वो सरकार उस राज्य में गिर जाए। तो यहाँ पर इसलिए डिसएग्रीमेंट होता है फेडरल स्ट्रक्चर में, क्योंकि हर राज्य की अपनी एक कहानी होती है, एक बैकग्राउंड होता है। पर कास्ट सेंसस की वजह से ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आता है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स। तो देखिए, जैसे मैं बता रही थी, जो सेंसस है यूनियन सब्जेक्ट है, पर बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने अपना एक कास्ट सर्वे या सेंसस जो भी कहे वो करा लिया। तो इसलिए आज तक भी उसको फेस करना पड़ रहा है लीगल स्क्रूटनी और जुरिस्डिक्शनल इश्यूज, क्योंकि वो उसके स्टेट लिस्ट में नहीं आता है, वो सेंटर के या यूनियन के सब्जेक्ट लिस्ट में आता है। फिर आता है आपका इम्पैक्ट ऑन रिजर्वेशन पॉलिटिक्स। तो आपकी जो रिजर्वेशन पॉलिटिक्स है ये भी काफ़ी बदल जाएगी। जब नए आंकड़े देखेंगे, नया डाटा आएगा तो रिवाइज कोटाज होंगे, सीधी सी बात है। अब जो ऊपर उठ चुके हैं उन्हें कोटा देने का कोई मतलब नहीं है, पर जिन्हें आज तक मिला नहीं था और वो दब चुके हैं उन्हें देना पड़ेगा। इससे बहुत उथल पुथल हो जाएगी। तो यही डिस्टेबलाइज कर देगा जितने भी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन फ्रेमवर्क्स है। उसके बाद आता है आपका फियर ऑफ सोशल फ्रेगमेंटेशन। तो सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी, फ्रेगमेंट बन जाएगी, क्योंकि फ्रेगमेंटेड होने का मतलब है टूट जाएगी, बहुत सारे ग्रुप्स में बढ़ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ कास्ट के डेटा की वजह से। और इसकी वजह से कॉम्पिटिटिव विक्टिमहुड भी होगा और सोशल डिवीजन होगा, क्योंकि हर कोई अपने आप को एक विक्टिम की तरह दिखाने की ट्राई करेगा जिससे उसको आगे वाले टाइम में फ़ायदा मिल पाए। फिर बात करते हैं इसके चैलेंजेस की। तो कास्ट सेंसस के चैलेंजेस क्या हैं, इसको कराने में क्या क्या हमें मुश्किलें देखने को मिलेंगी, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला है आपका क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखिए, इंडिया में बहुत सारे कास्ट हैं और सब कास्ट हैं, और बहुत सारे नेम हैं एक ही कास्ट के, या फिर ऐसा भी हो सकता है दो कास्ट है और उनका सेम नेम है। तो ये ओवरलैपिंग जो है, ये सभी बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देते हैं। हम इन्हें कैसे क्लासीफाई करें, कैसे अलग अलग कर पाएंगे। फिर आता है डेटा एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी।
तो जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 हुआ था उसमें बहुत सारे एरर थे, सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेशन और स्पेलिंग मिस्टेक्स को लेके। इसी की वजह से वहाँ पर 46 लाख से भी ज़्यादा कास्ट एंट्रीज हुई, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी डुप्लीकेट एंट्रीज थी या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। उसके बाद हमें कोई भी क्लीन या वेरीफाइड डेटा नहीं मिल पाया। फिर आता है पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़। तो देखिए कास्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा राजनीतिक मुद्दा है और भावनात्मक भी है, क्योंकि जब लोग देखते हैं ना कि उनसे उनके फ़ायदे कम कराए जा रहे हैं तो वो सड़कों पे उतर जाते दंगा तक करने के लिए। तो इन सब बातों का भी सेंट्रल गवर्नमेंट को आने वाले टाइम में बहुत ध्यान रखना होगा कि इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट ना हो। अब जो रिजर्वेशन पॉलिटिक्स आज तक चली आ रही है, मान लीजिए जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, किसी एक राज्य में एक कास्ट के लोगों को फ़ायदा मिल रहा था, आगे चल के उन्हें मिलना बंद हो जाएगा। इस तरीके से हो सकता है सरकारें गिर भी जाए। तो इसलिए बहुत सारे लोग डर में बैठे कि कहीं नंबर आए और हमारे जो आज तक बेनिफिट्स मिल रहे थे वो ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे। फिर आता सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट क्या है कि जो कास्ट आइडेंटिटीज़ है वही फिर हमारी पहचान बन जाएंगी। अब तक हम भाईचारे से चल रहे थे, मान लीजिए कल एक सेंसस हुआ, कास्ट सेंसस, उसमें सबको अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं। हर कोई अपने आप को कास्ट से ही आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देगा, ना कि एज अ नेशन वो देखेगा, या ब्रदरहुड कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद रिस्क ऑफ सोशल टेंशन हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब इसका पॉलिटिकल मिसयूज भी होगा, क्योंकि हर कोई पार्टी चाहेगी कि इस जो सेंसस हुआ है इससे हमें मेन फ़ायदा पहुंचे, देश भले ही भाड़ में चला जाए। उसके बाद यहाँ पर जो डिविजन्स हैं वो बढ़ जाएंगे। कैसे? जो आप अब तक एक दूसरे के साथ बैठ रहे थे, कल मान लीजिए कास्ट सेंसस हुआ, डेटा आया, आपको लगा आपको तो फ़ायदा नहीं हो रहा है, पर आपके दोस्त को आपको बुरा लगेगा इस चीज़ का। इस तरीके से सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इश्यूज़। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इश्यूज़ यही हैं कि सेंसस जो है यूनियन सब्जेक्ट है। यहाँ पर स्टेट लेड सर्विस जो मतलब बिहार में जैसे हुआ, उसने लीगल हर्डल्स को फेस किया। तो हो सकता है अब आगे प्रिवेसी हो, मतलब प्रिवेसी का वायलेशन हो, या फिर ये जो मिसयूज़ हो जाए इस डेटा का और लीगल फ्रेमवर्क ना हो, तो सीधी सी बात है ये सब सेंसस कहाँ पर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े हो जाएंगे। फिर इन्हें नल और वाइड करार दिया जाएगा, तो फिर जो इन पे कॉस्ट इतना खर्चा हुआ है, रिसोर्सेज गए, वो सब वेस्ट चले जाएंगे। उसके बाद आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। तो यहाँ पर आपको ट्रेन स्टाफ की ज़रूरत होगी, क्लियर गाइडलाइंस चाहिए, दिशा निर्देश चाहिए। क्योंकि देखिए अभी तो नॉर्मल सेंसस में इतना ज़्यादा तामझाम था, अब जब इतना कास्ट को आपको कैटेगराइजेशन करना है, एंट्रीज करनी है, तो ऑब्वियसली बात है आपको एक बहुत ही ट्रेंड स्टाफ चाहिए जिससे वो सब चीज़ों से डील कर पाए, इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ से। तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडलिंग उसको आनी चाहिए। उसके बाद इसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आने वाली है और बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा नॉर्मल सेंसस के कंपैरिजन में। फिर आता है आपका लैक ऑफ कंसेंसस। देखिए यहाँ पर कोई अग्रीमेंट नहीं है, कोई चाहता है हो, कोई चाहता नहीं हो। बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स, पार्टीज, ग्रुप्स हैं, सबका अपना अपना एक मत है और वो शायद कहीं पर मैच करता है और कहीं पर नहीं करता है। तो एक अग्रीमेंट बिठाना भी बहुत यहाँ पर मुश्किल काम है। दूसरा क्या है, एक यूनिफाइड मेथड नहीं है इस कास्ट डेटा का, क्योंकि हर राज्य के अपनी एक अलग डेमोग्राफी है, एक अलग स्टेटस है। तो जब ये सब चीज़ें होंगी तो क्या आपको लगता है कि हम हर जगह, हर राज्य के लिए एक ही मेथड का यूज़ कर पाएंगे? पर जहाँ पर हम नेशन की बात कर रहे हैं तो मेथड तो ऑब्वियस सी बात है सेम ही होना चाहिए, पर ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर आता है इसका सिग्निफिकेंस। अब देखिए सरकार ने अगर इसको कराना चाहे तो ऑब्वियसली बात है इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि इसके होने की ज़रूरत है, क्योंकि पुराने टाइम से लेके अब तक काफ़ी चेंजेस हमारी सोसाइटी में आ चुके हैं। तो इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने ये अप्रूवल दिया है। तो वो सिग्निफिकेंसेस क्या हैं हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है आपका एक्यूरेट डेटा फॉर सोशल जस्टिस। तो 1931 में जो कास्ट डेटा हुआ था वो तो अब आउटडेट हो चुका है। इतना पुराना टाइम का डेटा हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? उसके बाद हमें रियल टाइम इन्फो चाहिए किसके लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, क्योंकि उनके लिए आज तक डेटा कलेक्शन हुआ ही नहीं है। इस वजह से हमें
और क्या चाहिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिजर्वेशन। तभी तो सोशल जस्टिस पॉसिबल हो पाएगा ना, जब सबको बराबर सब चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद आता है आपका बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर आप मान लीजिए ब्यूरोक्रेट हैं या मंत्री हैं, आप योजना किस बेसिस पे बनाएंगे? जब आपके पास डेटा ही नहीं होगा कि आपके राज्य में या आपके देश में कौन नीचे कौन ऊपर है, तो आप कैसे उन चीज़ों को बांट पाएंगे जो आपके पास एक राजा की तरह या एक सरकार की तरह मौजूद हैं? तो इसलिए टारगेट स्कीम्स को हमें ज़्यादा इफेक्टिव बनाने को मिलेगा। उसके बाद कास्ट वाइज जो गैप हो चुके हैं एजुकेशन में, जॉब्स में, इनकम में, मान लीजिए एक ही कास्ट के लोग एक जॉब में आए जा रहे हैं, एक कास्ट के लोगों की बहुत ही कम इनकम है, एक की बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। ये सब डिस्पैरिटीज़ भी यहाँ पर हमें ख़त्म करने को मिलेंगी। उसके बाद आता है आपका प्रिसाइज प्लानिंग हो जाएगा और बजटिंग हो जाएगा। आपको बहुत सीधे तरीके से पता होगा कि यहाँ पर इस कैटेगरी के लोगों के लिए हमें इतना एलोकेट करना है, दूसरे के लिए इतना एलोकेट करना है। ये सब चीज़ें भी बहुत आसान कर देंगी सरकार के लिए काम। उसके बाद आता है एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। आप मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ आपको पता कैसे चलेंगी? जब आपके पास एक कास्ट सेंसस का डेटा आएगा। जब पॉपुलेशन शेयर हमें पता ही नहीं चलेगा कास्ट का, तो फिर कैसे आप पता लगा पाएंगे कि कौन सी कम्युनिटीज़ अब मार्जिनलाइज हो चुकी हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल जा चुकी हैं, या फिर सोसाइटी में उतना उनका इम्पोर्टेंस नहीं समझी जाती है? तो ये सब चीज़ों को देखने के लिए भी आपको कास्ट सेंसस का डेटा यहाँ पर चाहिए होगा। उसके बाद आता है, मान लीजिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किसी कास्ट का आज तक हुआ ही नहीं है, किसी ने एक भी इंसान को उस कास्ट से रिप्रेजेंट करते हुए नहीं देखा, अपने राज्य को या अपने देश को या अपने डिस्ट्रिक्ट को। तो फिर आगे चीज़ें, ये वाली चीज़ें भी हम करेक्ट कर पाएंगे उनके लिए वहाँ पर रिजर्वेशन लाकर। उसके बाद जितने भी पास्ट इनजस्टिसेस रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर हम टारगेटेड प्रोग्राम्स के हेल्प से करेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जब हमें पता लग जाएगा कि इनके साथ गलत होता है एक कैटेगरी के लोगों के साथ, तो आगे हम फिर ऐसी प्रोग्राम्स लेके आ सकते हैं उस डेटा के मदद से, जिससे हम उन्हें भी बेनिफिट पहुंचा सकें, उनके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है उसको ठीक कर सकें। फिर आता है आपका इन्फॉर्म्ड रिजर्वेशन पॉलिसी। तो देखिए, जो रिजर्वेशन पॉलिसी आज तक रही है वो बिना किसी डेटा के हैं, चाहे वो ओबीसी क्रीमी लेयर की बात हो या SC ST में भी हो। तो जब आपके पास कास्ट सेंसस डेटा आएगा, तो ऑब्वियसली बात है आप जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी बनाएंगे वो एक आपकी इन्फॉर्म्ड होगी, एक सोर्स के ऊपर बेस्ड होगी, उस डेटा सोर्स के ऊपर। तो यहाँ पर जितने भी OBC कोटा हैं आज के टाइम में आउटडेटेड हो चुके हैं, इनको हम रिवाइज कर सकते हैं कोटा रिवीजन से। उसके बाद जितने डिप्राइव्ड, मतलब मोस्ट डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं, उनको भी हम बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, उन तक भी हम अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो देखिए, पारदर्शिता नहीं होगी, जिम्मेदारी नहीं होगी, तो चीज़ें नहीं चल पाएंगी ठीक से। तो इसलिए पब्लिक डेटा को हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर सकते हैं, पारदर्शिता दे सकते हैं। उसके बाद जो एलीट कैप्चर हो रहा था, जो ऊपर के दर्जे के लोग हैं, वो बार बार फ़ायदे उठाए जा रहे थे, वो सब भी यहाँ पर रोकथाम होगी उसकी। फिर सब कास्ट मैनिपुलेशन की, कास्ट के अंदर कास्ट का जो मैनिपुलेशन चल रहा था उससे वो फ़ायदे उठाए जा रहे थे, वो सब भी बंद हो जाएंगे। उसके बाद आ रहा है एकेडमिक एंड सोशियोलॉजिकल इंसाइट्स। तो यहाँ पर जो मोबिलिटी है, रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, कास्ट डायनेमिक्स हैं, उन सभी को हम अच्छे से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। फिर जो प्रोग्रेस है एजुकेशन में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में, किस कास्ट की कितनी है, वो सब हम ट्रैक कर पाएंगे। फिर है आपका नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू इक्विटी। अब देखिए, यहाँ पर जितनी भी डिस्पैरिटीज़ हाईलाइट होंगी हम उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। इसके वजह से हम सबका साथ सबका विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ कर सकते हैं, और यूनिटी को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि सबको अगर बराबर हक मिलेगा तो सभी एक मत होके चलेंगे, सब देश से खुश रहेंगे, सरकार से खुश रहेंगे, और इस तरीके से एक हेल्दी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो पाएगा। अब आते हैं वे फॉरवर्ड पे, कि ये सब तो हमने जान लिया कि क्या दाव पेच हैं इस कास्ट सेंसस के, पर आगे का रास्ता क्या रहना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इसको लागू करने के लिए, वो हम इसमें जान लेते हैं। अब आता है आपका लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी। तो देखिए, लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पर जो कास्ट डेटा कलेक्शन के लिए होगा उसको क्लैरिफाई करना होगा गवर्नमेंट को, जिससे आगे जाके कोई केस
सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए ना फंसे या फिर कोई इश्यूज ना खड़े हो जाए। यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा एक फेडरल स्टेट भी है, क्योंकि बहुत सारे राज्य बटे हुए हैं, तो सभी को साथ लेके चलना होगा। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि सारे स्टेट को अपने साथ लेके चले और सेंट्रल में और स्टेट में एक कोऑर्डिनेशन बना रहे। इस वजह से आगे जाके जो जुरिस्डिक्शनल डिस्प्यूट्स हो सकते थे उन्हें भी हम अवॉइड कर पाएंगे। फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कास्ट कैटेगरीज। तो देखिए, एक राज्य के लिए तो नहीं है, पूरे देश के लिए, तो इसलिए यूनिफॉर्म नेशनल लिस्ट होनी चाहिए कास्ट और सब कास्ट की। स्टैंडर्ड कोडिंग होनी चाहिए जिससे डुप्लीकेशन या स्पेलिंग वेरिएशंस ना हो पाए। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट आज के टाइम में टेक्नोलॉजी एंड एआई, जो कहीं भी मुझे तो नहीं लग रहा कि बच पा रही है ऐसी कोई जगह जहाँ तक ये ना पहुँचो। इसलिए कास्ट सेंसस के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमें टूल्स मिल पाए क्लीन और कैटेगराइज कर पाए क्लीन तरीके से कास्ट डेटा को। फिर एक्यूरेसी हम इसी तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि मैनुअल एरर यानी कि ह्यूमन एरर फिर बच जाएंगे। जब सारा काम टेक्नोलॉजी और एआई से होगा तो ऑब्वियसली बात है इंसानों का बहुत कम इंटरफेयर यहाँ पर होगा, इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, और इस वजह से जो एरर आज तक हो पा रहे थे जैसे कि 2011 में, वो यहाँ पर आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। फिर आता है आपका ट्रांसपेरेंट मेथोडोलॉजी। तो आप जब क्लियर गाइडलाइंस पब्लिश करेंगे कि कैसे डाटा कलेक्ट होगा, पब्लिश होगा, यूज़ होगा, तो इस तरीके से आप पब्लिक में एक ट्रस्ट बना सकते हैं अपने लिए कि हाँ देखिए हम ये काम करा रहे हैं, सब आपकी नज़रों के सामने, कुछ ऐसे नहीं है कि आपके पीछे हो रहा है, तो आपको किसी भी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से पॉलिटिकल मिसयूज़ भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद आता है फेज्ड एंड पायलट सर्विस। देखिए, इतने बड़े लेवल पे आप जब सर्वे कराने जा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं आप सीधा नेशनल रोल आउट कर देंगे। तो आपको क्या चाहिए, पायलट सर्विस कंडक्ट कराएं आप नेशनल रोल आउट से पहले, जिससे जितने भी क्लासिफिकेशन मेथड हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं उन्हें अर्ली स्टेज में ही एड्रेस कर लिया जाए। फिर आता है डेटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि एक रॉबस्ट मतलब बहुत मजबूत डेटा प्रोटेक्शन लॉज को लाना पड़ेगा, जिससे सबकी प्राइवेसी बची रहे, वरना आगे चल के अगर प्राइवेसी को ही आप नुकसान पहुंचा रहे तो इसका फ़ायदा होने से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो कास्ट सेंसस का जो डेटा है वो मिसयूज़ ना हो, लीक ना हो, ये भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा। फिर आता है पब्लिक डायलॉग एंड अवेयरनेस। आपको पब्लिक को साथ लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि आप जनता के लिए ही सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। तो अगर आप जनता को ही यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उन्हें नहीं बताएंगे कि इसके पर्पस या बेनिफिट्स क्या हैं, तो फिर आप यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे स्मूथली। इसलिए आपको ओपन डिस्कशन करने पड़ेंगे, जिससे आपको कोई रेजिस्टेंस या सस्पिशन ना देखने को मिले, जैसे कि एग्रीकल्चरल लॉज में आपको देखने को मिला था। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यहीं पर ये एंड होती है। फिर अगली वीडियो में भी हम कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, पर उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप क्या समझते हैं, कास्ट सेंसस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये प्लीज़ आप शेयर करें कमेंट बॉक्स में जा, जिससे हम भी जान पाएँ कि कितने लोग इसके फेवर में और कितने अगेंस्ट में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और आपके जितने भाई बंधु मित्र हैं उन्हें भी ये चैनल शेयर कीजिएगा, जो भी आपके प्रिपरेशन कर रहे हो, फैमिली में या बाहर फ्रेंड्स में। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट विच यू आर शोइंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।